Hello students, I am Indrajit Singh, PGT Bio from KV Sector 31, Chandigarh. So today we are going to start new topic related to human reproduction, and today's topics are implantation, pregnancy and embryonic development, pasteurization and lactation. So first of all we will study about the implantation, and just prior to implantations the different stages in which zygote undergo. तो इम्प्लांटेशन में हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हम क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे, मोरूला के बारे में पढ़ेंगे, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स क्या होती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डेफिनेशन ऑफ इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द एम्ब्रियो becomes embedded into the wall of the uterus. कि जो एम्ब्रियो है जब वो 32 to 64 सेल स्टेज होता है तो वो अपने आप को इंड्रोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, दैट इज इंड्रोमेट्रियम और द यूट्राइन वॉल में अपने आप को इम्बेंट कर लेता है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. अब 32 to 64 सेल स्टेज में पहुंचने के लिए जो जाइगोट होता है वो डिफरेंट डिविजन करता है, और ये जो डिविजन्स होती हैं ये सारी की सारी कौन सी डिविजन्स होती हैं? दीज आर माइटोटिक डिविजन. सो द माइटोटिक डिविजन स्टार्ट्स एज द zygotes मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज. और इन माइटोटिक डिविजन्स को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं. तो इस क्लीवेज के द्वारा क्या होता है? जो zygote है इट अंडरगो repeated माइटोटिक डिविजन एंड forms 2, 4, 8, 16 daughter cells, and these daughter cells are called blastomeres. So since the zygote is undergoing different mitotic divisions, it producing different structures. So the first is the morula stage. Morula stage when the embryo is 8 to 16 blastomeres. So that's mean कि जब एम्ब्रियो 8 से 16 सेल स्टेज का होता है तो हम उसको मोरूला कहते हैं. जब ये 32 to 64 सेल स्टेज होता है तब हम इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. So that's mean the morullas continue to divide and transform into blastocysts and it's move further into the uterus. तो gradually ये क्या होता है? ये fallopian tube से move होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? ये uterus में पहुँच जाता है. The blastomeres now becomes arranged along the periphery leaving a central cavity. तो क्या होता है? एक लेयर सी बन जाती है और उसके बीच में एक hollow space होता है, और इस hollow cavity को हम क्या कहते हैं? It is known as the blastoceles. ठीक है, तो ये जो ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो गया. एंड द ब्लास्टोमेर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अराउंड आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट एंड अ इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास. तो अब ब्लास्टोमेर क्या होता है? अपने आप को एक अरेंज स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज करता है, जिसमें बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और कुछ सेल्स वो अंदर में लाई करते हैं और उनको हम इनर सेल मास कहते हैं. जब इस स्टेज पे ब्लास्टोसिस पहुंच जाती है तो उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो. तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है? जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है इट गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम. देन द एंडोमेट्रियल सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस. तो वो क्या होता है? जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है उसके अराउंड एंडोमेट्रियम की लेयर फॉर्म हो जाती है, और जिसके कारण पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट किसके अंदर चला जाता है? इट गेट्स इनसाइड द एंडोमेट्रियम लाइनिंग. नाउ द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. और इसी के साथ क्या होता है? प्रेगनेंसी अटेन हो जाती है. तो दैट्स मीन जैसे इम्प्लांटेशन होगी किसकी? एम्ब्रियो की इन द यूट्राइन वॉल, तो हम कहते हैं कि फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट एंड दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी. Now we move to the next slide, that is the different stages. कि कब fertilization हुई, and from the fertilization then it moves through fallopian tube and undergo continued repeated mitotic divisions, and these divisions are known as cleavage. So these are the different stages. This is the rupturing of Graafian follicle, this is secondary oocytes, then this is the ampullary isthmic junction where the fertilization takes place. Then zygote undergo mitotic division, this is 2-celled. Then it undergo further division, lead to formation of 4-cell stage.
then 8 cell stage, then the 16 cell stage. The 8 and 16 cell stage is known as morula. Then further it undergo repeated mitotic division and ultimately lead to the formation of blastocysts. Now the blastocyst consists of outermost layer of blastomeres, peripheral layer which is known as trophoblast, and inner mass of the cells. So this is the structure of a blastocyst. Now in the uterus, the blastocysts get covered by the endometrium wall, and this complete the process of implantation. Now we move to the next topic, that is pregnancy and embryonic development. Now the trophoblast differentiates when the implantation takes place. Now the trophoblast differentiated into two layers. The outer layer secretes enzyme to dissolve the endometrium of the uterus, and the inner layer grows out finger-like projection called chorionic villi into the uterine stroma. They are surrounded by uterine tissue and the maternal blood vessel. So here the interdigitization takes place like this. So this is known as interdigitization. So finger-like projections are formed by the trophoblast inner cell layers, and they get embedded in the uterine stroma, and that led to the formation of chorionic villi. So the chorionic villi and the uterine tissue become interdigited with each other, and they jointly form a structure, that is placenta. So this is that structure which is formed by the interdigitization. The placenta is a very important part in pregnancy of a female. The placenta play important role. It plays the role of supplying nutrient, oxygen to the developing embryo, and it also helps in the removal of waste material from the fetus. So that is, the placenta facilitates the supply of oxygen and nutrient to the embryo, and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. So all the material which is required by the embryo is coming through this placenta, and the placenta is attached with the embryo through a cord which is known as umbilical cord, and this helps in the transport of substances to and from the embryo. There is another role played by the placenta. It acts as a endocrine tissue. So that's mean if it is acting as an endocrine tissue, it will be producing different kinds of hormones, and these hormones are exclusively produced during pregnancy period. For example, HCG, which is known as human chorionic gonadotrophin, then HPL is there, which is known as human placental lactogen, estrogen, progesterone, etc. In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. So placenta is very important for the proper growth and development of the fetus. Now since it is producing different kinds of hormones, and these hormones play important role. First is the role of HCG. This human chorionic gonadotrophin, this is the first hormone produced, and this hormone is responsible for maintenance of corpus luteum in the ovary. तो ये क्या करता है, जो HCG होता है वो कॉर्पस लुटियम को डीजनरेट नहीं होने देता. ये तब तक उसको डीजनरेट नहीं होने देता जब तक कि प्लेसेंटा सफिशिएंट अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टार्ट ना कर दे. अगर कॉर्पस लुटियम पहले डीजनरेट हो गया तो उसके कारण क्या होगा, मिसकैरेज हो सकता है. फिर दूसरा है दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैमरी ग्लैंड इन द प्रेग्नेंट फीमेल. तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी डेवलपमेंट होगी मैमरी ग्लैंड की, वो किसके द्वारा होती है, दैट इज HPL. Then the estrogen and progesterone, these are other hormones which are responsible for the proper growth and development of the fetus. Then we move to the next slide. After implantation, the inner cell mass differentiated into two layers. Outer is called the ectoderm and the inner is called the endoderm, or we also call them as the germs layer.
Soon another or the third layer appear between endoderm and the ectoderm, and this layer is known as mesoderm. And all these layers give rise to different type of tissues which are present in fetus. So these three layers give rise to all the tissues or organs in adult. The inner cell mass contains certain cells called stem cells, and these stem cells have the potency to give rise to all the tissues and organs. Nowadays we are preserving these stem cells by preserving the umbilical cord, and these stem cells are undifferentiated cells, and where we insert these cells they will get converted into the type of cells in which they are inserted. If we are inserting these stem cells in the heart, they will repair the damaged heart. If we are inserting them into the kidney, they will repair the kidney. So these are undifferentiated cells which can give rise to all the tissues and the organs which are present in an adult. Now the human pregnancy. The human pregnancy lasts for 9 months, that is 270 days. तो जो एक गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन फीमेल का वो लगभग 270 दिन या फिर 9 मंथ्स होता है. अब क्या चेंजेस होते हैं? तो जो ये फॉर्मेशन ऑफ जर्म्स लेयर हुआ था एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है? ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है. तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, जो हर्ट होता है एम्ब्रियो का वो फॉर्म हो जाता है. So in human beings after 1 month of pregnancy the embryo heart is formed. This is the first sign of the growing fetus which can be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. तो पहले मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हम क्या कर सकते हैं? हम बच्चे का हार्ट बीट इजिली सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. फिर बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो फीटस होता है इट डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स. And by the end of 12th week, that is first trimester, जो भी मेजर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो डेवलप्ड हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल द लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, ये सारे के सारे ऑर्गन्स वेल डेवलप होते हैं. द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ. सो दैट्स मीन द फीटस या जो एम्ब्रियो होता है वो मदर के वोम में कब मूवमेंट शो करता है? आफ्टर द 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. इससे पहले कोई भी मूवमेंट वो शो नहीं करता. बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर दैट इज 24 वीक्स, जो बॉडी होती है फीटस की वो पूरी तरह से हेयर से कवर हो जाती है. दैट इज इट इज कवर्ड बाय फाइन हेयर. और जो आईलिड्स होती हैं और आई लैशेस होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं. सो बाय द एंड ऑफ 24th वीक द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, eyelid separates and eyelashes are formed. And by the end of 8th month of the pregnancy the testes in male fetus it descend into the scrotum. It's a very important thing which happens in the male fetus. If testes unable to descend into the scrotum, that can lead to sterility in male. By the end of 9th month of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. So this is the diagram which is showing the human fetus within the uterus. Now this is the embryo which is attached with the placenta with the umbilical cord. This is the amniotic fluid. It acts as a cushion and it also contains various nutrients, chromosome of the fetus along with the waste material. Then this is the placental villi and this is the amniotic layer. So this is the structure of a human fetus within the uterus. This is the cervical plug. This is the plug of mucus which prevents the premature delivery of the fetus. तो ये क्या करता है? ये जो प्लग होता है ये प्रीमेच्योर डिलीवरी होने से बचाता है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द पास्चुरेशन. अब पास्चुरेशन क्या होता है? दैट इज गिविंग बर्थ टू
यंग वन। अब ह्यूमन में क्या होता है, जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो कितने का होता है, 9 मंथ का होता है, और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। अब क्या होता है, जब यूट्रस फुली डिस्टेंड होता है एंड fetus fully develop हो चुका होता है, तो ये it initiates secretion of certain hormones. For example, it helps in the secretion of hormone relaxin from the ovary that facilitate pasteurization by softening the connective tissue of symphysis of pubic hair. तो दैट्स मीन ओवरी क्या कर रही है, अब रिलैक्सिन हार्मोन कर रही है, तो जिसके कारण जो कनेक्टिव टिश्यू सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिक्स में था उसको सॉफ्ट कर दिया जाता है ताकि ये वाइडन हो सके वाइल गिविंग बर्थ टू यंग वन। जो फुली डेवलप फीटस होता है और प्लेसेंटा होता है, ये माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, और इन माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। So the fully developed fetus and the placenta which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. This trigger release of oxytocin from the posterior pituitary. Now what happened? This mild contraction gave a signal to the brain, and from there it lead to the secretion or release of oxytocin. Now the oxytocin acts on the uterine muscles and causes stronger uterine contraction, which in turn stimulate further secretion of oxytocin, and these stronger uterine contractions are also known as labor pain. The stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction, and these stronger contractions lead to the expulsion of the baby outside the uterus through the birth canal, and the process is known as pasteurization. So soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. So this is known as pasteurization. Now we move to the next topic, that is lactation. Now the mammary glands of the females undergo differentiation during pregnancy under the influence of hormone prolactin, that is human placental lactogen and प्रोजेस्टेरोन। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ग्रेजुअली क्या होता रहता है कि जो उसके मैमरी ग्लैंड होते हैं वो भी डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं, क्योंकि आफ्टर गिविंग बर्थ टू द यंग वन दे हैव टू फीड द यंग वन, सो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन. So this helps the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum, and the first milk is very healthy for the young one. Why this milk is very important for the young one? Because it contains several antibodies. For example, immunoglobulin A, which is absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. It contains all the nutrients which are required by the fetus for its proper growth and development. So that's why doctor recommend breastfeeding during the initial period of infant growth for bringing up a healthy child. So this is all about for today. Thank you, and I have a nice day. Thank you very much.